यूपी के नंबर 1 चैनल उमंग यूपी में आपका हार्दिक स्वागत करता थोड़ा हूं। नीचे। आज उमंग यूपी की मदद से मैं आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सबसे सरल से सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा किताबों में केवल एक दो एग्जाम्पल और एक दो नियमों की मदद से पूरे टेंस को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन आप लोगों तक वो सब कुछ नहीं पहुंच पाता जो आप चाहते हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए वह मेथड जो कि आप किसी कॉलेज या कोचिंग में प्राप्त करते हैं, उस मेथड के माध्यम से मैं आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूं। और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कोई कठिन टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ है वर्तमान में होने वाला अनिश्चित कार्य, वह कार्य जो वर्तमान में हो रहा है लेकिन अनिश्चित है। किसी भी टेंस को जानने के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि आखिर उस टेंस की पहचान क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, जिसे हम सामान्यतः भाषा में कहते हैं ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हूं। वे सारे वाक्य, वे सारे सेंटेंस जिन सेंटेंस में ता है, ते हैं, ता हूं, ती हूं इत्यादि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इसमें एक सब्जेक्ट होता है। जब तक कि हम इसमें ये शब्द ना जोड़ें कि सब्जेक्ट कार्य करता है, आपने अक्सर सुना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा में केवल ता है, ती है, ते है दिया होता है। जब तक इसमें सब्जेक्ट कार्य नहीं करेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस नहीं कहलाएगा। रीडर्स, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम लोग जो टेंस सामान्यतः बुक्स में पढ़ते हैं, ये एक्टिव वॉइस का पार्ट होता है। तो मैं आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस की मदद से समझा रहा हूं। इसके 4 पार्ट्स हैं: असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। सबसे पहला, यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या एक वचन करता हो तो हमारा नियम आएगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। मैंने लिख तो दिया कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। पहले हमें ये पता करना है कि कहाँ एस और कहाँ ईएस का प्रयोग करना है। यदि वर्ब के अंत में ओ, डबल ओ, एस, एच, सी, एच, एक्स, डबल एस इत्यादि शब्द दिए हों तो इनमें हम ई एस का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ केवल एस लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम स्कूल जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना। अब हम इसमें ईएस का प्रयोग करेंगे। क्यों ईएस का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि वर्ब के अंत में ओ दे रखा है, तो ईएस। राम गोज टू स्कूल, वह कपड़े धोती
है वह को अंग्रेजी में सी कहते हैं और धोना की अंग्रेजी के लिए वॉश का प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ भी इस वर्ब के अंत में एस एच दे रखा है, यहाँ भी हमारा एस एच दे रखा है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ भी हम ES का प्रयोग करेंगे। सी वॉशेस क्लॉथ्स, मोहन एक पत्र लिखता है। सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, लिखना राइट। अब देखो इस वर्ब में ना तो ओ है, ना डबल ओ, ना SH, ना CH, ना X, ना ही डबल S। केवल इन कंडीशंस में ही हम ES का प्रयोग करते हैं। यदि ये कंडीशंस ना हो तो हम केवल S लगाएंगे, अर्थात यहाँ पर हम S लगाएंगे। मोहन राइट्स ए लेटर, मेरा भाई एक गीत गाता है। सब्जेक्ट मेरा भाई, माई ब्रदर, गाने को अंग्रेजी में सिंग कहते हैं। अब देखो यहाँ भी इसमें लास्ट में चीज रखा है, OOOCH SH X डबल एच नहीं दिया है, तो यहाँ भी हम केवल S का प्रयोग करेंगे। माई ब्रदर सिंग्स ए सॉन्ग। ये हमारी कंडीशन तब थी जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या एक वचन करता था। अब यदि हमारी कंडीशन बदल जाए, अब यदि सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे या बहुवचन करता हो, अब हमारा नियम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की प्रथम अवस्था का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे मैं खेत जोतता हूँ, तो मैं को अंग्रेजी में आई कहते हैं। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोतना, पिलो, और खेत तो दी फील्ड। पाठ को यहाँ पर कोई आवश्यक नहीं है कि हम वर्ब में एस या ES लगाएं। केवल इस कंडीशन में यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या एक वचन करता हो तो वर्ब में एस या ES लगाने की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे या बहुवचन करता है तो हम सीधे सीधे वर्ब की प्रथम अवस्था का प्रयोग करेंगे। हम क्रिकेट खेलते हैं। हमको अंग्रेजी में बी कहते हैं, खेलने की अंग्रेजी प्ले होती है, और क्रिकेट बी प्ले क्रिकेट। पाठ को मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, कुछ जगह आपको क्रिकेट के पहले दा लगा होगा, लेकिन दा का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी भी खेल से पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। और क्रिकेट का एक हिंदी अर्थ झींगुर भी होता है। एक तो क्रिकेट खेल हो गया, दूसरा क्रिकेट को हिंदी में हम झींगुर भी कहते हैं। तुम मेरा कहना मानते हो, तुम मेरा कहना मानते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, कहना मानने को अंग्रेजी में ओबे, और मेरा मी, तुम मेरा कहना मानते हो, यू ओबे मी। बे बाजार जाते हैं, बे को अंग्रेजी में दे कहते हैं, और जाने को गो टू मार्केट। लड़के फुटबॉल खेलते हैं। लड़के मीन्स बॉयज, खेलना, प्ले फुटबॉल। यहाँ पर हमारा अफर्मेटिव का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। कहने का अर्थ यह है
कि यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट और एक वचन करता होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे या बहुवचन करता होगा तो केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रीडर्स, अब हम नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं। नेगेटिव का नियम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। केवल इसके लिए आपको एक बात अपने माइंड में सेटअप करनी है, वह ये सेटअप करनी है कि यदि ही, सी, इट या एक वचन कर्ता हमारा सब्जेक्ट है तो इसके साथ डज का प्रयोग करते हैं, और यदि हमारा सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे या बहुवचन करता है तो डू का प्रयोग करते हैं। अब हमारा जो नियम सामने निकल के आएगा वो ये होगा, सब्जेक्ट प्लस डू, डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए, फिर हम देखेंगे कि डू आएगा या डज आएगा। ये हमने यहाँ पर नियम लिख दिया है, इसके हिसाब से हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर हम वर्ब की प्रथम अवस्था का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट लाएंगे। जैसे वह मेरी प्रतीक्षा नहीं करता है, वह मेरी प्रतीक्षा नहीं करता है। सबसे पहले सब्जेक्ट ही के साथ, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है, ही के साथ डज का प्रयोग करेंगे, तो ही, डज। अब नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंतजार करना को अंग्रेजी में वेट कहते हैं, और वेट के बाद फॉर का प्रयोग अवश्य करते हैं। He does not wait for me, वह मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, वह मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। तो वह की अंग्रेजी के लिए ही का प्रयोग करते हैं, ही के साथ डज नॉट, पढ़ाने को अंग्रेजी में टीच कहते हैं, मुझे मी, और इंग्लिश, ही डज नॉट टीच मी इंग्लिश। मैं आपको कुछ धन नहीं देता हूँ, मैं आपको कुछ धन नहीं देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है, आई के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने पीछे नियम में लिखा है। आई डू नॉट, देना को अंग्रेजी में गिव कहते हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस में बच्चों आपको और कुछ धन दो ऑब्जेक्ट हैं, एक आपको हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में सजीव कहते हैं, और कुछ धन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसे हम हिंदी में निर्जीव कहते हैं। तो किसी भी बात में यदि ऑब्जेक्ट दो रखे हों तो सबसे पहले हम अंग्रेजी सजीव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद निर्जीव का प्रयोग करते हैं। तो आई डू नॉट गिव यू, कुछ धन को अंग्रेजी में सम मनी कहते हैं। आई डू नॉट गिव यू सम मनी। वे इस प्रश्न को हल नहीं करते हैं। बच्चों दे को अंग्रेजी में दे का प्रयोग दे कहते हैं। दे, जैसा कि हमने नियम लिखा है कि दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं, तो दे डू नॉट, हल करना को अंग्रेजी में सॉल्व कहते हैं, और इस प्रश्न को दिस क्वेश्चन, दे डू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। मीरा पत्र नहीं लिखती है, मीरा पत्र नहीं लिखती है। सबसे पहले सब्जेक्ट मीरा,
एक वचन है इसलिए इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। मीरा डज नॉट लिखने के लिए राइट और ए लेटर। तो पाठ को आपने देखा कि किस प्रकार से हमने पहले आपको अफर्मेटिव का नियम पढ़ाया, इसके बाद हमने आपके लिए नेगेटिव का नियम पढ़ाया। अब हम आपके लिए इससे आगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव के नियम के बारे में बताएंगे। मैं एक बार आपको पुनः बता दूं पाठ को, जिस माध्यम से मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उस चैनल का नाम है उमंग यूपी। उमंग यूपी के माध्यम से मैं आपके लिए टेंस के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि किसी भी टेंस को और बेहतर से बेहतर कैसे करके पढ़ा जा सकते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले आप अपने फ्रेंड्स को उमंग यूपी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दें। मैं पुनः अपनी बात पर लौट रहा हूं